हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइस, आज हम आपका स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे देखो, लास्ट वाला लेक्चर आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस थे। मैंने आपको टोटल वहां पे 4 एविडेंसेस बताए थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मीन्स जिसके अंदर हम क्या करें, फोसिल्स की स्टडीज हम कर रहे थे कि फोसिल्स के को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा फॉसिल कौन सा है, कितने टाइम पुराना है, उसकी एज क्या होगी। वहां पे हमने देखा था। फिर उसके बाद हम आपका पढ़ रहे थे एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मींस जो भी आपके साइंटिस्ट होते थे जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पे स्टडी कर रहे थे, वो अपने अलग अलग उन्होंने थ्योरीज दे दी कि ऐसा होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। ऐसे ही हमारे कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स होते थे ना, ऐसी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। लिखो सबसे पहले, क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच आर present in reduced form, जो हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन ये लोग परफॉर्म नहीं करते। डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन द बॉडी but correspond to the fully developed functional organ related animals आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब देखो, इसको समझना अच्छे से, इसका मतलब क्या हुआ। डेफिनेशन लिख लिया सबने। क्या है हमारी डेफिनेशन, द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, मींस ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो किसी एनिमल्स के अंदर तो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहुत सारे उन्हीं के जैसे रिलेटेड जो एनिमल्स है उनके अंदर वो वाले ऑर्गन्स जो किसी दूसरी बॉडी के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म है, किसी दूसरी बॉडी के अंदर फुल्ली डेवलप्ड है और एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये होता है बच्चों, देखो बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें मैं आपका, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आपको बताया गया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये आइस के ऊपर प्रेजेंट होती है, आइस की थर्ड लेयर होती है, इसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है, मतलब डेवलप्ड होती है पूरी की पूरी, और किसी किसी के अंदर ये रिड्यूस्ड हो जाती है। इसी को हम लोग आपका थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। लिखो इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आईलिड। अब आप बता सकते हो कि किसके अंदर डेवलप होती है किसके अंदर नहीं। अगर मैं बात करूं आपका, ये जैसे कि हमारे फ्रॉग हो गए, पीजन हो गया और आपकी कैट हो गई, इनके अंदर आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या फिर थर्ड आईलिड वेल डेवलप्ड होती है, बहुत ज्यादा डेवलप होती है। उनका काम क्या होता है, कॉर्निया को क्लीन करने का काम होता है। इट इज मूव्ड अक्रॉस द आइस, आइस के चारों तरफ ये मूव करती है मेम्ब्रेन, और क्या करती है, कॉर्निया वाले पार्ट को, तो कॉर्निया के ऊपर कोई डस्ट आ गई तो कोई भी पार्टिकल आ गया उसको क्लीन करने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें मेंस के अंदर, क्या हमारे अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक रिड्यूस्ड फॉर्म में और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। तो हमारी जो कॉर्निया को क्लीनिंग का काम क्या होता है, जो हमारी अपर आईलिड होती है, अपर आईलिड, जैसे ये आपकी आईज बना दी मैंने यहाँ पे, ऐसे बीच में आपका ऐसे कॉर्निया हो गया है ना। तो ये जो अपर वाले आईलिड, जब हम अपनी आईज क्लोज करते हैं तो आईज क्लोज करते हैं, जो अपर वाला पार्ट है हमारा स्किन को पूरी आईज के ऊपर टच होता है, नहीं होता है, तो वो हमारी कॉर्निया को, जब सपोज करो हमारी आईज के अंदर कुछ चला जाता है, हम आईज को ऐसे 2-3 बार बंद करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो हमारा क्लीन हो जाती है उसकी वजह से, तो इसी से हमारा क्लीन हो जाता है। लेकिन
आप देखोगे फ्रॉग के ऊपर, पिजन और कैट, इनकी जो आइज होती है, इनकी आइज के ऊपर ऐसी कोई अपर आईलिड प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास क्या होता है, इनकी थर्ड आईलिड होती है जो इनकी कॉर्निया को क्लीन करने का काम करती है। अब मैन के अंदर इस थर्ड आईलिड का कोई काम नहीं था, अपर आईलिड क्या कर रही थी, डायरेक्टली कॉर्निया को क्लीन कर दे रही थी। इसलिए क्या हुआ, थर्ड आईलिड मेंस के अंदर आपकी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई एंड नॉन फंक्शनल हो गई। बताओ समझ में आया ये वाली चीज या नहीं? तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। सेकेंड एग्जाम्पल होता है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको ये क्लियरली विजिबल है, इस डायग्राम में आप देखोगे ये रही हमारी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि मेंस के अंदर आपका डेवलप्ड नहीं होते, रिड्यूस। अगर मैं बात करूँ ना पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स 90 ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो कि क्या है, मतलब हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है जो फुल्ली डेवलप्ड है, लेकिन हमारे अंदर क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गए और नॉन फंक्शनल हो गए। इसी को तो बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। किसी हमारे बॉडी के अंदर, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रिड्यूस्ड है और कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करे, बट सेम रिलेटेड दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर एक पूरा फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं और फुल्ली डेवलप्ड भी है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले, हमारे अंदर विजडम टीथ सुना है बच्चों ने, विजडम टीथ आपका 18 से 25 की एज में आता है, लेकिन सभी को ये टीथ नहीं आते, बहुत पेनफुल होता है विजडम टीथ जब निकलता है। विजडम टीथ, विजडम टीथ किसको बोलते हैं? अच्छा मैंने आपको ना इसमें पढ़ाया था डाइजेशन वाले चैप्टर में, विजडम टीथ किसको, थर्ड मोलर को, जो थर्ड मोलर होता है उसको बोलते हैं हम आपके विजडम टीथ। तो ये जो विजडम टीथ होते हैं सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अब ये आपको क्या, विजडम टीथ का काम क्या होता है, अब मोलर्स का काम क्या होता है, मोलर्स का काम होता है फूड को ग्राइंड करना। तो हम जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो फूड पार्टिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता कि उसको हमें ब्रेक करने के लिए और ज्यादा मोलर्स की जरूरत पड़े। तो इसलिए जो विजडम टीथ है ये हमारे बॉडी के अंदर रिड्यूस्ड हो गए एंड नॉन फंक्शनल हो गए। ये किसी बॉडी के अंदर तो डेवलप ही नहीं होते, बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स, ह्यूमंस होते हैं 18 से 25 की एज में जिसको विजडम टीथ निकलता है। क्लियर? बताओ ये वाली चीज, इसको हम थर्ड या फिर लास्ट मोलर भी आपका बोलते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल आप समझ लो टीथ का ही, कैनाइंस का। कैनाइंस का काम क्या होता है, कैनाइंस जो हमारे टीथ होते हैं आगे वाले पॉइंटेड वाले टीथ होते हैं, इनका काम होता है आपका फूड को कट करना, कटिंग ऑफ फूड। अब आप खुद बताओ ये कैनाइंस आपके किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होंगे? जो आपके हार्ड फूड खा रहे हैं, जो इनका फूड मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड, उनको कट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा पॉइंटेड कैनाइंस की जरूरत है, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। बट ह्यूमंस के अंदर आपके कैनाइंस क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर आपके कैनाइंस ज्यादा डेवलप नहीं होते, वो स्मॉल होते हैं, बिकॉज हमारा जो फूड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता कि हमें उसको कट करने के लिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड कैनाइंस की जरूरत पड़े। तो इसका मतलब सिर्फ डायरेक्टली एक चीज है, आप जिस भी ऑर्गन का यूज करोगे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अगर आप ऑर्गन का प्रॉपरली यूज कर रहे हो तो वो ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर डेवलप रहेगा एंड आपके फंक्शनल रहेगा। लेकिन अगर आप उस ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी कैपेबिलिटी कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल अपने माइंड का ही ले लो। अब आप ना क्या करो, एक पूरा वीक पढ़ लो, अच्छे से मजे से पढ़ो पूरा एक वीक। अब पढ़ने के बाद आपको क्या फील होगा, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपके ब्रेन, यार मेरे को तो बहुत कुछ समझ में आने लग गया। धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है ना उसी अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने लग जाएगा। लेकिन आप मत पढ़ो, एक हफ्ता बिल्कुल मत पढ़ो, मजे मारो इधर से इधर, टीवी देखो, कुछ भी करो, पढ़ाई मत करो बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे आपको फील होगा ना कि आपका पढ़ने का खुद ही मन नहीं करने लगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन का यूज ही करना बंद कर दोगे, बिल्कुल आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। चाहे बहुत लोग होते हैं ना स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस में यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वाली कंडीशन कुछ नहीं होती। वो होता है जब आपके ब्रेन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप सोचो, आप जितना ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। तो आज से ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे अपने ब्रेन का फुल्ली यूज करेंगे, पूरी पढ़ाई करने में ब्रेन का यूज करें तो उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। अब आप सोच सकते हो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं क्लास के और जो बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? कोई टीचर ने कुछ भी पॉइंट समझाया, डेफिनेशन समझाया, टॉपर स्टूडेंट उसको फटाफट से लर्न कर लेगा, लेकिन सेम वही जो बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट है उसको समझ ही नहीं आएगी वो चीज टीचर ने क्या बोला, याद करना तो बहुत दूर की बात है। वो क्यों? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, अपने ब्रेन का रेगुलरली यूज करता है, डेली वो पढ़ाई करता है, लेकिन जो बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता, इसलिए उसका ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। जब हम लोग पैदा होते हैं ना, सबका ब्रेन बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं।
वो डिफरेंस क्या होता है, वो उनके यूज के ऊपर है कि वो अपने ऑर्गन का यूज अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम हमारी देखो मसल्स की बात होती है, आपको पता है एक मसल्स होती है ऑरिकुलर मसल्स, कहाँ पे होती है ऑरिकुलर मसल्स, ये बता सकता है एनिमल? ऑरिकुलर मसल्स ये हमारी ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आपने जरूर अपने आसपास के एरिया में देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब अपने कान को, अपने ईयर को बिना टच करे उसको मूव करा सकते हैं। वो मूवमेंट किसकी वजह से? ऑरिकुलर मसल्स की वजह। लेकिन सब नहीं कर सकते ऐसा। आप मुझे बोलोगे मैम ऐसा करके दिखाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, इवन होते हैं बहुत लोग ऐसे जो बिना कुछ बोले। अच्छा, अगर आपने भी देखा है ना कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपने अपने आसपास में एरिया में ऐसा सुना है, तो आप चैट सेक्शन में मुझको लिख के बताओगे कि मैम हमने भी सुना है चीज, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ईयर को, अपने कान को ना बिना टच के हिला देते हैं, ऐसे मूव करा देते हैं आगे पीछे। तो मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट सिर्फ ऑरिकुलर मसल्स की वजह से होता है, बिकॉज ये ऑरिकुलर मसल्स सबके ईयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन अब जो इसका यूज कर रहा है, जिसको इसका यूज पता था, अब पता है देखो एग्जांपल, ये ऑरिकुलर मसल सबसे ज्यादा डेवलप किसके अंदर होती है? ये सबसे ज्यादा डेवलप होती है हमारे, जैसे कि कैट हो गया, हमारे जो डॉग हो गए, या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, आपका रैबिट हो गया, इनके अंदर ये ऑरिकुलर मसल सबसे ज्यादा डेवलप होती है। और ये ऑरिकुलर मसल किससे अटैच होती है? आपकी ईयर पिन्ना से अटैच होती है, ईयर पिन्ना से आपके ऑरिकुलर मसल। अब आप इस ऑरिकुलर मसल को मूव कराओगे तो आपका पूरा ईयर पिन्ना मूव करेगा? नहीं करेगा। अब जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे ना, ये क्या करते थे, अपनी ईयर पिन्ना को मूव करा के जो साउंड वेव्स आती थी ना, मतलब आसपास कोई हलचल हो रही है, कोई शिकारी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते थे अपनी ईयर पिन्ना की हेल्प से। ईयर पिन्ना की हेल्प से पता लगा लेते थे कि साउंड कहाँ से आ रही है। तो वो वाली चीज अब किसी किसी एनिमल, किसी किसी ह्यूमंस के अंदर ये वाली चीज डेवलप्ड है अभी भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको क्या करा, कभी यूज नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर ये अनडेवलप्ड हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, नॉन फंक्शनल हो गई। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के अंदर आपको डेवलप होती है, बिकॉज क्या ह्यूमंस मूव ही नहीं कराते, उनको नहीं पता होता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मूव करा लेते हैं, होते किसी किसी को हैबिट ये वाली चीज की। बताओ, ये वाली चीज समझ में? पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, फिर मैंने बताया आपको विजडम टीथ वाला, थर्ड मोलर या लास्ट मोलर भी बोलते हैं। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया ऑरिकुलर मसल, जो आपकी ईयर वाली मसल होती है। बताओ यहां तक समझ में आया? इसके बाद एक और एग्जांपल होता है आपका, देखो यहाँ पे दिखा है सेगमेंटल मसल्स ऑन एब्डोमेन। अब आपका जो एब्डोमेन है ना, उसके ऊपर सेगमेंटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन सेगमेंटल मसल का काम होता है, इसका देखो बहुत अच्छे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने देखो जो बॉडी बिल्डर्स होता है ना, बॉडी बिल्डर्स हम बोलते हैं कि उनके 6 पैक्स हैं, 8 पैक्स हैं, तो बेटा वो पैक्स कुछ नहीं होते, वो पैक्स अगर दिखते हैं ना उनकी बॉडी में, वो सेगमेंटल मसल्स होती है। अब जो बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा है, कोई जिम नहीं जा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसके अंदर ये सेगमेंटल मसल्स कहाँ से दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। उसकी बॉडी के ऊपर तो पूरा फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, तो सेगमेंटल मसल्स नहीं दिखेंगे। अब जिम में जाके क्या करते हो आप, जो 6 पैक्स बनाते, 8 पैक्स बनाते, सिर्फ इतना काम करते हैं, अपनी इन सेगमेंटल मसल्स के ऊपर से सारा फैट रिड्यूस कराते हैं। फैट रिड्यूस हुआ, आपके 6 पैक्स बन गए। यही तो होता है। तो अब आप बोलोगे कि मैम इस सेगमेंटल मसल्स का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर? आपने देखा होगा पहले जो आपके लोग होते ना, सब वो टेट्रापेडल होते थे। टेट्रापेडल का मतलब ऐसे जैसे हमारे वो डॉग चलते हैं 2 हाथों से, दोनों पैरों से, उनको बोलते हैं टेट्रापेडल, टेट्रापेडल लोकोमोशन। ये वाला लोकोमोशन दिखाते थे वो। अब आप खुद देखो टेट्रापेडल लोकोमोशन से झुक के चल रहा है वो, तो झुक के चल रहा है, तो जिनको एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन सेफ रहे, अपनी जगह पे रहे। एक प्रोटेक्टिव नीचे की साइड एक मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती थी आपके आपके स्टमक के अंदर, स्टमक में ऊपर ऐसे मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ह्यूमन इरेक्टस आ गए, जो इरेक्ट हो गए, सीधे चलने लग गए, बाइपेडल हो गए, 2 पैरों से चलने लग गए। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, आपका सेगमेंटल मसल्स का यूज होना। लेकिन है तो नहीं सेगमेंटल मसल सबके अंदर, क्योंकि पहले के वाले जो इंसेस्टर्स थे वो टेट्रापेडल थे। आप देखोगे जब हम आगे पढ़ेंगे ना, ह्यूमन वाला पूरा इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे हम होमोसैपियंस बने, कैसे हम 2 पैरों पे चलना स्टार्ट करें। तो 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया हमने, तो क्या हुआ, हमारी सेगमेंटल मसल्स को कोई काम नहीं रहा, बिकॉज अब हमारे एब्डोमेन को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना। पहले तो सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज हम झुक के चलते थे पूरा का पूरा, इसलिए। अब आप झुक के चल रहे हो, इसके पीछे एक और रीजन, आपका जो ब्रेन वाला पार्ट था ना, ब्रेन पहले वाले लोगों में बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था। क्यों डेवलप नहीं था? बिकॉज आप झुक के, अब आप डॉग को देख रहे हो, डॉग का ब्रेन डेवलप क्यों नहीं होता इतना ज्यादा? बिकॉज वो झुक के चलता है।
है ना। तो और उसके नीचे आपको ये सेगमेंटल मसल्स भी बहुत अच्छे से देखना है। आप कभी डॉग जो घरों में होते हैं उनको ही देख लेना, उनके नीचे आपका एब्डोमेन वाले पार्ट में सेगमेंटल मसल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो ज्यादा फैटी वगैरह फैटी वाला डॉग नहीं होगा आपका। अब जैसे जैसे ह्यूमन इरेक्ट हुए, स्टेट चलना स्टार्ट किया, बाइपेडल हुए, तो धीरे धीरे उनका क्या हुआ, ब्रेन भी डेवलप होने लगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे मंकी है ना, आपने देखोगा बहुत सारे मंकी ना बाइपेडल भी होता है, कभी कभी चलते हैं वो, कंप्लीटली नहीं चलते, बाइपेडल कभी कभी चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर एक टाइम ऐसा आया, तब आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या 300 साल बाद, आपके जो मंकी लोग हैं, मंकी भी इरेक्ट होके चलने लग गए, तो उनके अंदर क्या होगा ना, कि उनके अंदर भी ब्रेन डेवलप हो जाएगा। सबसे ज्यादा ब्रेन ह्यूमंस के अंदर क्यों बोला जाता है कि ब्रेन की जो कैपेसिटी है, ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी, वो सबसे ज्यादा ह्यूमंस में, क्योंकि इरेक्ट होके चलते हैं, सीधा चलते हैं वो, इसलिए उनके अंदर ब्रेन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उनका ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड है। और ये सेगमेंटल मसल्स वाला समझ में आया ना, 6 पैक 8 पैक्स कुछ नहीं होते, कोई अलग से मसल्स होती है, सिर्फ उनके ऊपर से फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके 6 पैक्स नहीं दिखते। आप उस फैट को हटा दो, आपके 6 पैक्स दिखने लग जाएंगे। क्लियर यहां तक? बताओ, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया सबको? चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा यहाँ पे टेल बोन। इसमें नहीं दिखाया हुआ है ना, हाँ देखो मैं इसको अलग से लिखवा देती हूँ आपको। एक होती है टेल बोन। अब ये टेल बोन क्या है, जो टेल का काम है ना, पहले वाले जो आप देखोगे, पहले वाले जो ह्यूमंस मतलब पुराने टाइम में, उनके पास टेल होती थी। अब वो टेल क्या काम करती है, जो हमारे डॉग कैट होते हैं, इन सबके पास टेल है ना, तो इनके जो टेल है ना, वो उनका बैलेंसिंग में हेल्प करती है। टेल बैलेंसिंग में हेल्प करती है। अब ह्यूमंस के अंदर टेल क्यों रिड्यूस्ड होगा, आपने सुना होगा ना बहुत सारे, मतलब एक बेबी बॉर्न हुआ था एक दो टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि उसको टेल था। तो टेल, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स है ना, वो डेवलप हुए थे किससे, टेल, उनके पास टेल होती थी पहले, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो पहले क्या करते थे, पहले वो टेट्रापेडल से झुक के चलते थे, तो टेल उनका बैलेंस है, क्योंकि ब्रेन उनका डेवलप नहीं था। अभी तो हमें पता है, अभी हमारा ब्रेन बैलेंसिंग का काम करता है, बिकॉज हमारा ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो गया। अब जब ब्रेन बैलेंसिंग का काम करने लगा, तो टेल का काम क्या होगा, टेल का कोई काम नहीं रहा। तो अब जब किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गन का हम यूज करना बंद कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। हो गया नहीं होगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज हमने उसका फंक्शन करना बंद कर दिया। तो ऐसे ही आपकी जो टेल थी, ये टेल भी आपकी रिड्यूस होने लग गई थी। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं? डन बच्चों यहां तक? एक और एग्जाम्पल देखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भी आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन के अंदर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर सीजम। अब इसको बताओ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? एक ब्लाइंड ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब होती है सीजम के एंड में। सीजम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है। अब अगर आप बात करोगे आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स क्या होता है, जैसे कि रैबिट हॉर्स हो गया, जो प्लांट खाते हैं, जो सबसे ज्यादा सेलुलोज का कंजप्शन करते हैं। अब आपको पता है सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज सेलुलोज को ब्रेक डाउन कराने के लिए बहुत ज्यादा आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये आपका जो सीजम है, ये सीजम वाले पार्ट के अंदर हम देखें ना, तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ सेलुलोज कराने के लिए बैक्टीरियल प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो आपका डाइजेशन होता है सेलुलोज का, ये बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होता है, बैक्टीरियाज इसका डाइजेशन कराते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ये वाला पार्ट क्या है प्रेजेंट, लेकिन फंक्शनल नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग सेलुलोज का कंजप्शन नहीं करते। पहले वाले जो लोग होते थे ना, आपने देखा होगा, पहले जंगलों में जाते थे, घास फूस ये सब खाते थे सब, तो उनके अंदर था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पूरी तरीके से डेवलप था, बिकॉज वो सेलुलोज कंज्यूम करते थे। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए हमारा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर सीजम वाला पार्ट है, उसी के अंदर बैक्टीरियल एक्शन होता था, जहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, घास फूस खाना बंद करके एक हेल्दी डाइट पे आने लगे, फ्रूट्स खाने लग गए, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का यूज होना बंद हो गया, क्योंकि हम लोग सेलुलोज नहीं खा रहे। तो यूज होना अगर बंद हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट रिड्यूस्ड हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा रिड्यूस? आप जल्दी से बताओ। सेलुलोज के अलावा मेंस ने सॉफ्ट फूड आपका, या फिर कुक्ड फूड आपका, मतलब जो आपका वैसा फूड होता है, ये घास फूस टाइप से, ये सब खाना बंद कर दिया, कुक फूड और सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आपका ये पार्ट डेवलप नहीं हुआ, ये पार्ट आपका रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल्स के या ह्यूमंस के अंदर एक कंडीशन सुनी, अपेंडिसाइटिस।
अपेंडिसाइटिस डिसीज क्या होती है बच्चों? अपेंडिसाइटिस डिसीज होती है जब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वाला जो पार्ट होता है ना, इसके ऊपर कोई इंफेक्शन हो जाता है या फिर इसके अंदर अगर डिसीज हो जाती है कोई। मेन के अंदर होती है कंडीशन अपेंडिसाइटिस, फिर इसके बाद क्या कहता है सर्जिकल रिमूवल किया जाता है अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारे इंसेस्टर्स हैं उनके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, बिकॉज वो लोग क्या करते थे, वो लोग जंगली थे, घास फूस खाते थे। हम लोग तो नहीं खाते ना ऐसी चीजें, तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं है क्लियरली। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको? सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमें ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लेकिन बाकी दूसरे एनिमल्स के पास भी ये वाले सेम पार्ट हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हम और वो उनके सेम एंसेस्टर्स हैं, सेम एंसेस्टर्स हैं हम लोगों के, क्योंकि सेम पार्ट हमारी बॉडी में, सेम पार्ट दूसरे एनिमल्स की बॉडी में, बट द डिफरेंस इज कि जो उन पार्ट का यूज कर रहा है उसके अंदर तो वो पार्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं कंप्लीटली, लेकिन जो उसका यूज नहीं कर रहा है तो वो पार्ट रिड्यूस्ड हो जा रहे हैं। बस इतना बच्चे लोग आप लोगों को समझना है और कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे समझ में आया सबको या नहीं? जल्दी से बताओ वेस्टिजियल ऑर्गन, एग्जांपल्स याद रहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के कौन कौन से बताए मैंने आपको? चलो अगर समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा आता है बच्चों कनेक्टिंग लिंक। अभी कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में कोई एनिमल हमें कनेक्शन दिखा रहा हो, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। चलो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखो। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म, the living organism which possess character of two different groups of animal। इन्हीं को बोलते हैं हम आपका कनेक्टिंग, मींस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल के बीच के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, वो होता है हमारे कनेक्टिंग। अच्छा एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है आपका भी वेस्टिजियल ऑर्गन वाले पार्ट से। आपने देखो जो स्नेक्स होता है, स्नेक के बाद भी ना पहले फोर लिम्स होते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को हाइड करके रखने लगे उसके अंदर, बिल के अंदर, छोटे छोटे बिल, बहुत छोटी जगह होती है। अब उनके अंदर उनको फिट होने के लिए क्या करने पड़ते थे, अपने जो लेग्स हैं, अपने जो हैंड्स हैं, उनको बहुत छोटा बिल्कुल एकदम से ना अपना क्लोज करने पड़ते थे। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उन्हीं का यूज करना बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से स्नेक्स के अंदर फोर लिम्स और हिंड लिम्स ये सब रिड्यूस हो चुके थे। ये भी एक एग्जाम्पल, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं वेस्टिजियल तो आप ऐसे समझाते हैं कि हमारा जो स्नेक होता है ना, स्नेक के पास फोर लिम्स क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके पास थे पहले, उसने उसका यूज करना बंद कर दिया। यूज करना बंद कर दिया तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कोई आप लोग क्या करेंगे, अपना ब्रेन यूज करना बंद कर देते तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका ब्रेन पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। आपका ब्रेन खुद आपको टाटा बाय बाय बोल देगा कि आप मेरा यूज ही नहीं करते तो मेरा क्या फायदा आपके पास रहने का, नहीं फायदा है ना। तो अगर आपके पास कोई भी ऑर्गन है तो आप उसको यूज करो, आपके हैंड से यूज करो, अपना ब्रेन है यूज करो, है ना। अब आप वो आपके पास टंग है बोलने के लिए, कितना यूज करते हो, बहुत यूज करते हो ना सब उसका, तो ऐसे सब यूज किया करो। चलो बच्चों इतना हुआ। अब कनेक्टिंग लिंक के देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाती हूँ कि हमारा कनेक्टिंग लिंक का है। पहला एग्जांपल है बच्चों हमारे पास कनेक्टिंग लिंक का यूग्लिना। कौन बताएगा मेरे को कि यूग्लिना आपका किसका कनेक्टिंग लिंक है, बताओ। अच्छा यूग्लिना के अंदर अभी मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया था यूग्लिना क्या है, कौन सा बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बताया था नहीं। वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि बच्चों बताओ यूग्लिना किसका कनेक्टिंग लिंक होता है, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया था। यूग्लिना कम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं किसका, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का ये हमारा कनेक्टिंग लिंक होता है। मतलब ये प्लांट्स के जैसे कैरेक्टर भी दिखाता है, एनिमल्स के जैसे भी कैरेक्टर दिखाता है। अब प्लांट के जैसे कैरेक्टर क्या दिखाता है, प्लांट के जैसे कैरेक्टर इसके पास क्लोरोप्लास्ट, ये देखो जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों, ऐसे इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। अब आप बोलोगे मैम एनिमल वाले कैरेक्टर कौन से दिखा रहे हैं, एनिमल वाले कैरेक्टर आपका ये दिखा रहा है, इसके पास माउथ होता है,
और ऐसा कौन सा प्लांट है बच्चों जो बाइनरी फिजन करता है? प्लांट्स में तो मैंने आप बोलोगे प्लांट्स में तो क्या बताया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये हमारा क्यों दिखा रहा है फिर आपका बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर एनिमल वाला कैरेक्टर भी है। तो ये जो बाइनरी फिजन दिखा रहा है ना, ये इसका एनिमल वाला कैरेक्टर है। और इसके साथ आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है इसके पास, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इसके पास प्रेजेंट है। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ एनिमल। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एनिमल और प्लांट्स के बीच का कैरेक्टर है ये हमारा, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। इसके साथ साथ और एग्जांपल होता है हमारा, जैसे लंगफिश। लंगफिश किसका कैरेक्टर है, किसका कनेक्टिंग लिंक है, बताओ जल्दी से। लंगफिश आपका कैरेक्टर है, कनेक्टिंग लिंक है फिशेस और एम्फीबियंस का, फिशेस और एम्फीबियंस का ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा पेरीपेटस। पेरीपेटस के ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आता है। पेरीपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक है, एनिलिड का एंड आपके ऑर्थ्रोपोडा का। देखो ये रही इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, कनेक्टिंग लिंक एनिलिड एंड ऑर्थ्रोपोडा। अब एनिलिड के जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, वॉर्म लाइक बॉडी होती है ना। देखो इसकी वॉर्म लाइक बॉडी यहाँ पे दिख रही है आपको, इसकी वॉर्म लाइक बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अनजॉइंटेड इसके पास लेग्स होते हैं और इसका क्या आपका इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, जैसा हमारे एनिलिडा के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब ऑर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर है इसके अंदर, इसके पास क्लो प्रेजेंट होता है, इसके पास जो प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारे ऑर्थ्रोपोडा के पास, इसके पास ट्रेकिया भी प्रेजेंट होता है, इसका ब्लड हीमोसील होता है और इसके पास एक डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट होता है, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब बच्चों देखो मैंने आप लोगों को जैसे क्लास में बताया था कि इवोल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर तब समझ में आएगा बच्चों जब एनिमल किंगडम पढ़ लोगे। तो प्लीज एनिमल किंगडम अपना रिवाइज कर लेना, बिकॉज यू नो आप लोग सभी 12th क्लास में हो अभी। अब 12th क्लास में हो तो 11th क्लास के चैप्टर्स को नहीं छोड़ सकते हो आप लोग, आप लोगों के 11th के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि बच्चों 11th के चैप्टर कब पढ़ो, 11th के चैप्टर पढ़ो जब आप 12th के पढ़ रहे हो, उसी के साथ जो चैप्टर आपका लिंक कर रहा है उस लिंक चैप्टर को पढ़ लो। अब आप देखो एनिमल किंगडम पढ़ लो, एनिमल किंगडम चलो पूरा भी मत पढ़ो, ठीक है, आप जाओ वहां पे एनिलिडा के सारे कैरेक्टर पढ़ लो, ऑर्थ्रोपोडा के सारे कैरेक्टर पढ़ लो, जाके आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले जितने भी मैंने आपको फिशेस के पढ़ लो, एम्फीबियंस के पढ़ लो, सारे फाइलम क्लियर हो जाएंगे। जो ये पूरा एनिमल किंगडम है ना, इवोल्यूशन ही कोई तो एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों कि सबसे पहले स्पंजीज आए, स्पंजीज के बाद सिलेंट्रेट, फिर प्लेटी हेलमिंथ, ऐसे धीरे धीरे करके मैमल्स तक स्टोरी गई। तो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ना उनको याद मत करो, उनको एक सीरीज में पढ़ो कि सबसे पहले अच्छा इसके अंदर क्या था, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स आने लगे जिनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ, पहले सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल वाला आया, फिर टिश्यू के बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम वाला आया, फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले वाले ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स के अंदर पूरा प्लांट किंगडम भी आपका इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे धीरे धीरे आपके प्लांट्स वाटर पे पहले डिपेंडेंट रहते थे अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजेस किया। पहले प्लांट के अंदर क्या होता था, आपके रूट्स नहीं पाए जाते थे, दे लेक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती थी जिसको लीफ बड बोलते थे, पूरी ट्रू रूट्स नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे उनके अंदर ट्रू रूट्स डेवलप होने लगी। पहले वेस्कुलर टिश्यूज उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप होने लगे। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे अपने अंदर सब चेंजेस करते जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को दिखेगा कि नीट एग्जाम पास आने लग रहा है, टाइम निकलता जाएगा, फिर अगस्त आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो धीरे धीरे आपका ऊपर बर्डन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करोगे नहीं करोगे चेंज। आपको लगेगा टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप अपने आगे 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 से 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर जब आप जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाओगे तो आप 5 से 6 से 7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अब जो स्टूडेंट इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा वो तो सर्वाइव कर जाएगा, वो तो नीट एग्जाम अच्छा क्लियर कर जाएगा। लेकिन जो इस बदलते इन्वायरमेंट में, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएगा, अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
इसी को तो नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं कि हमारा नेचर सेलेक्ट कर रही है। तो आपको जो बदलता हुआ जो एनवायरमेंट है, जो कंडीशंस आपके, जो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, अगर उस बर्डन के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर चेंजेस कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप लोग सर्वाइव कर जाओगे नीट एग्जाम में। लेकिन अगर आप नहीं चेंजेस कर पा रहे हो, आप फिर भी अपने पुराने रूटीन पे ही चले जा रहे हो, कितने ही बर्डन आया जा रहा है, सारा का सारा आपका बैकलॉग इकट्ठा हुए जा रहा है, तो नहीं कर पाओगे। तो बच्चों इवोल्यूशन को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो। हर एक चीज को मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ, बायो को कभी लर्न मत करो। बायो अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो बायो को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, सिर्फ डेली लाइफ से रिलेट करो एंड पढ़ते चले जाओ। तब सिर्फ अपने बारे में ही तो पढ़ रहे हो, हमारे आसपास जो चीजें उसी को तो पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पे कोई फिजिक्स के इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते यहाँ पे, कोई फिजिक्स की थ्योरीज नहीं होती यहाँ पे, कोई आपको एक्स्ट्रा हम साइंटिस्टों के लॉजिक्स नहीं बता रहे यहाँ पे। जो हो रहा है एग्जैक्टली अपनी हमारी लाइफ में उसको सीख रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ बायो में। तो बायो में इंटरेस्ट डेवलप करो और बायो को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ो प्लीज, ठीक है। चलो बहुत लेक्चर हो गया। अब ये हमारा हुआ पेरिपेटस के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मिसिंग लिंक्स। देखो लास्ट मैंने बता दिया ना आपको, हाँ पेरिपेटस ये हो गया हमारा एनलिड और ऑर्थ्रोपोडा, क्लियर यहाँ तक। अब आता है मिसिंग लिंक। अब बच्चों मिसिंग लिंक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। अब ये जो बच्चों आर्कियोप्टेरिक्स है, ये क्या है आर्कियोप्टेरिक्स, कोई बता सकता है? आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। सबसे पहले तो मिसिंग लिंक लिखो, क्या होता है मिसिंग लिंक? क्या होता है? द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स, the fossil organism which shows, एक सेकेंड मैं आर्कियोप्टेरिक्स आपका रफ कर रही हूँ, हमें डिस्टर्ब कर रहा है डेफिनेशन लिखने में। देखो fossil organism which shows character of two different organism of two different groups of animals. इसको बोलते हैं हम आपका मिसिंग लिंक। अब इसका एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या, एक फोसिल हमें मिला था। अब इस फोसिल के अंदर में देखने के लिए मिला था कि ये क्या कर रहा था, दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स की कैरेक्टर्स दिखा रहा था। किस किस के कैरेक्टर दिखा रहा था? इसने हमें दो कैरेक्टर दिखाए थे। एक तो इसने हमें दिखाया था एवियन कैरेक्टर, एक इसने हमें दिखाया था रेप्टाइलियन कैरेक्टर। अब एवियन कैरेक्टर रेप्टाइलियन कैरेक्टर क्या थे इसके, वो देखो। एवियन कैरेक्टर इसके ये थे, एवियन मतलब आपके बर्ड्स के जैसे कैरेक्टर दिखा रहा था कि इसके पास फीदर्स थे। ये देखो यहाँ पे ये रहा, फीदर्स किसके पास होता है? फीदर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसके पास फ्यूज्ड बोन्स भी थी। जो फ्यूज्ड बोन्स सिर्फ हमें कब मिलती है? जब फीदर्स का फॉर्मेशन कराना होता है तब हमें मिलती है। इसके पास एक जो था जो कि मॉडिफाई हो रखा था बीक के अंदर, बीक चोंच आपकी, जो जिसके अंदर जो सिर्फ हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? बर्ड्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। तो इसके जो फोर लिम्स थे उन्होंने क्या बना लिए थे? फीदर्स या फिर आपके विंग्स बनाते। ये कैरेक्टर तो हमें यहाँ पे एवियन के देखने के मिले। अब रेप्टाइल के कैरेक्टर क्या देखने के लिए? रेप्टाइल के कैरेक्टर देखने के लिए मिले, इसके पास टीथ्स प्रेजेंट थे, इसके जो के अंदर टीथ्स प्रेजेंट थे, इसके पास फ्री फिंगर्स प्रेजेंट थी, ये इसके पास, और इसके पास टेल फीदर्स प्रेजेंट थे जो हमें रेप्टाइल्स के अंदर। ये देखो हमारे टेल फीदर्स ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एयरफॉल विंग्स आपके जो एवियन कैरेक्टर है, ये आपके टूथ बिग जो रेप्टाइलियन कैरेक्टर, टीथ इसके अंदर प्रेजेंट थे, और इसका जो था वो किस में था? बीक में कन्वर्ट हो रखा था, जो कि हमारा एवियन कैरेक्टर है। इसी को हम बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, जो आपका दो के बीच में कनेक्शन दिखाता है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है मिसिंग लिंक के बारे में। अब ये देखो ये क्या आपका ना एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमें अभी नीट 2022 के पेपर से पता चला कि बच्चों एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में बायो में मार्क्स लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि ये जो आपका स्टीगोसोरस है, स्टीगोसोरस आपका किसका कनेक्टिंग लिंक है? ट्राइकेरोटॉप्स का कनेक्टिंग लिंक है। जैसे हमारा ब्रैकियोसोरस किसका कनेक्टिंग लिंक है? हमारा टायरानोसोरस का कनेक्टिंग लिंक है।
मतलब इसका मतलब ये जो आपका डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं इससे डेवलप हुआ होगा। ये वाला किसका कनेक्टिंग लिंक है? इसका सेम। आर्कियोप्टेरिक्स आपका बिल्कुल अलग है यहाँ पे, क्रोकोडाइल वाले भी आपका बिल्कुल अलग है, एंड देन आपका टेरानोडॉन भी आपका बिल्कुल अलग है। ये तीन अलग अलग, एक लाइन ये दिखाई हुई है कि ये आपका जो है ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्टिंग लिंक आपको मिलेगा। हाँ तो देखो ये आपके आपस में कनेक्शन दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे कि ये हमारे पास है ब्रैकियोसोरस एक हर्बीवोर है, ठीक है। आप देखोगे टायरेनोसोरस ये भी ये एक हमारा कार्निवोर है जिसकी हाइट थी अराउंड 20 फीट की। पता है ये वाली जो अगर आपको समझना है तो एक मूवी है, अगर आप एक मूवी देख लोगे ना आपको ये जितने भी डायनासोर्स वाली स्टोरी है ना सब समझ में आ जाएगी। जुरासिक पार्क बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने देखी भी होगी, तो आई विल सजेस्ट कि बच्चों जब भी आपका मूवी देखने का मन करे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो प्लीज ये जुरासिक पार्क वाली मूवी देख लेना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका वहां पे ना पूरा का पूरा स्टीगोसोरस दिखाया हुआ है, कैसे स्टीगोसोरस थे, ठीक है। पहले आपके ट्राइकेराटॉप्स थे, फिर वो धीरे धीरे स्टीगोसोरस के अंदर डेवलप है। टायरेनोसोरस बहुत बड़ी बड़ी हाइट वाले थे, फिर धीरे धीरे आपके ब्रैकियोसोरस जिनकी नेक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिन्होंने पूरी हमारे अर्थ के ऊपर तबाही मचाई थी, वो आपको पूरा जुरासिक पार्क में समझाएंगे। फिर हमारे आर्कियोप्टेरिक्स बिल्कुल अलग, जैसे कि अभी बताया कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और आपके बर्ड्स के। फिर हमारे क्रोकोडाइलियन है, ये भी बिल्कुल अलग डेवलप हुए थे। हमारे टेरानोडॉन को हम फ्लाइंग रेप्टाइल्स बोलते हैं। फ्लाइंग रेप्टाइल्स मतलब कुछ रेप्टाइल आपके ऐसे थे जिन्होंने फ्लाई उड़ना स्टार्ट कर दिया था, उनको बोलते हैं फ्लाइंग रेप्टाइल्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक फैमिली ट्री दिखाया हुआ है डायनासोर्स का, जैसे हम अपना फैमिली ट्री बनाते हैं, ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे मम्मी पापा, फिर हमारा फोटो, ऐसे ही ये हमारा फैमिली ट्री है डायनासोर्स का। तो अगर आपको पूरी फैमिली देखनी है डायनासोर्स की सो प्लीज आप लोग जुरासिक पार्क मूवी देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को सब कुछ? चलो यहाँ तक अब क्लियर। अब हम अपनी जो एनसीईआरटी रीड आउट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक देखो मैंने आपका छोटा सा लेक्चर ये आपका अपलोड कराया है। एक काम करते हैं हम अपना एनसीईआरटी भी अभी कर लेते हैं, आई थिंक अराउंड 10 मिनट लगेंगे, बट बच्चों को फिर आपका एविडेंसेस वाला टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएंगे हम आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे, एडेप्टिव रेडिएशन पे, पूरा डार्विन की थ्योरीज, लेमार्क थ्योरीज, आपका ह्यूगो डिवरीज थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। चलो देखो such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not। जैसे कि हमारा वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, ये सब हमने क्या देखा, सिमिलैरिटीज इनके अंदर देखे थे कि इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम थी, पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोरलिम्स बिल्कुल सेम था, जबकि ये सारे के सारे फोरलिम्स क्या कर रहे थे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर थी। All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges, ये सब इनके पास प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, all of them in ये सब प्रेजेंट था in their forelimbs के अंदर। Hence in these animals the same structure developed along different direction due to adaptation to different। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इन सब ने अपना क्या किया होगा, अपनी सेम स्ट्रक्चर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में डेवलप किया। मतलब इनकी स्ट्रक्चर को जैसे कि अगर एक्वेटिक में रहने लगे, जैसे बताया था मैं आपको, तो वहां पे उन्हीं स्ट्रक्चर को इन्होंने डेवलप करा लिया स्विमिंग के लिए, कहीं स्ट्रक्चर में इन्होंने डेवलप करा लिया उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, कहीं पे रनिंग करने के लिए। तो जैसे जैसी नीड्स थी, अलग अलग नीड के हिसाब से इन्होंने अपने अपने फंक्शंस को चेंज कर लिया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि इन्होंने क्या कर लिया, अपनी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करा लिए, क्लियर। एंड इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ। होमोलॉगी इंडिकेट करता है हमें कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब सबके कॉमन एंसेस्टर्स थे, बिकॉज स्केलेटल पूरा का पूरा सेम है। अब सेम स्केलेटल मतलब सेम ही एंसेस्टर्स हैं। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट या फिर ब्रेन्स, ये सब आपका। इन प्लांट ऑल्सो, प्लांट्स के अंदर भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, ऑक्सिलरी बर्ड्स आके मॉडिफिकेशन, बोगेनविला या फिर कुकुरबिटा रिप्रेजेंट करते थे क्या, हमारे होमोलॉगी। सो होमोलॉगी किसके ऊपर बेस्ड है, आपका डाइवर्जेंट, ये क्लियर रहेगा। जबकि अगर हम देखिए एनालॉगी, इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। वहां पे जैसे कि हमारे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स ऑफ लुक अलाइक, बटरफ्लाई के विंग्स और हमारी बर्ड्स के विंग्स, काम क्या है दोनों का, फ्लाई करने का है, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है इनकी। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, सो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे को बोलेंगे हम आपका क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
जैसे कि आपको बताते कि सबके सब कन्वर्ज होके कहाँ पे आ गए, एक जगह पे आ गए, दिल्ली में आके दिल्ली एम्स में सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं सब। एनाटॉमी सबकी अलग अलग है, सेम एनाटॉमी है और आपका फंक्शन क्या करने लगे, सेम करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमी से आए, सेम फंक्शन परफॉर्म, सब एक जगह आके कन्वर्ज हो गए, अलग अलग जगह के लोग, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चरों ने सेम फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हैंस हैविंग सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी को लेके आने लगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनल हो गया आइज ऑफ ऑक्टोपस या फिर मैमल्स या फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, इनके फ्लिपर्स। वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट, ये हमारा सिमिलर हैबिटेट है दैट इज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट फॉर टुवर्ड द सेम फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताया था स्वीट पोटैटो, रूट के मॉडिफिकेशन है, और आपका पोटैटो ये भी आपका किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है, दोनों के दोनों स्टार्च को ही स्टोर करके रखते हैं। एंड इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, ये हमारा एनालॉजी का एक दूसरा एग्जांपल है। बताओ बच्चों, पार्टी समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, कोई भी डाउट प्लीज मत रखना, बिकॉज आप लोग डाउट रखोगे ना तो आपको आगे का चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप चाहते हो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो तो प्लीज यहाँ तक समझना। डन। ये देखो आप लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों के जो किसमें दिए हुए हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे हमारा मैन है, चीता है, व्हेल है, सब मैंने आपको पहले दिखा दिया था, बोगनविला। अब एग्जाम्पल्स, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइन टू लाइन पढ़नी जरूरी है एनसीईआरटी, बट उसके साथ साथ आप लोगों को एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो इतना हम आपका ये वाला पार्ट अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं आपका। अब तक जितने आपको एविडेंसेस में बता चुके, अब नेक्स्ट हमारा एविडेंसेस रह जाएगा एक बायोकेमिस्ट्री वाला। बायोकेमिस्ट्री वाला पूरा का पूरा आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। क्लियर बच्चों? तो आई होप यहाँ तक देखो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट रह गया तो यू आर फ्री टू आस्क। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हो, इवन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे पास एडेड हो, या फिर आप यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व कर दूँ। क्लियर बच्चा पार्टी? चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। एंड वन मोर थिंग, अपना फीडबैक प्लीज जरूर देना। आपको कोई भी फीडबैक लग रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा और आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज में आपको डाउट आ रहा है, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।